हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जयेश रबरा। वेलकम यू ऑल इन टुडेस लेक्चर। आज की जर्नी हम चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के साथ फिनिश करेंगे। आज के लेक्चर में चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे चैप्टर सेकेंड। इस चैप्टर में हमें ब्रॉड वे से समझाया गया टेक्सोनॉमी कैसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल का कैरियर आप कैसे बना सकते हैं, टेक्सोनॉमिस्ट बनने में कितना बड़ा स्कोप है, इसके बारे में हमने समझा। हम बात कर रहे थे नए ऑर्गेनिजम्स को ढूंढने के बाद उनको एक साइंटिफिक नेम देने की, उनका क्लासिफिकेशन करने की और उनके आइडेंटिफिकेशन की। और इसके लिए हमें हेल्पफुल होते हैं जो टूल्स, उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। और उनमें से हमारा आज का जो टूल है, पहला टूल है, वो है जूलॉजिकल पार्क्स, जिसको जू भी कहा जाता है। देखिए, जूलॉजी जूलॉजी जो वर्ड है, लॉजी का मतलब होता है साइंस और जू का मतलब होता है रिलेटेड विथ एनिमल। तो ऐसा साइंस जो स्टडी करता है एनिमल्स की, वहीं से ये वर्ड आया जूलॉजिकल पार्क, मतलब ऐसे पार्क जहाँ एनिमल्स रखे जाते हैं। दिस आर द प्लेसेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर। ह्यूमन केयर के नीचे यहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जू बिल्कुल वैसा रिजेंबल करता है जैसे फॉरेस्ट के अंदर एनवायरनमेंट होता है, पर यहाँ पर इनको ह्यूमन केयर मिलती है। हम वेटरनरी डॉक्टर्स रखते हैं जो डिजीज होने के बाद इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी केयर करते हैं, मेडिकल सर्विसेज देते हैं। अकाउंटेंट होते हैं जो यहाँ होने वाले सारे खर्चे को मेंटेन करते हैं या फिर उसका नोट करते हैं। इसके अलावा बहुत से और भी लेबर्स होते हैं जो यहाँ की साफ सफाई है, हाइजीन है, उसका ख्याल रखेंगे। इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। हम जानते हैं कि जू में कौन नहीं गया। हर एक बच्चे को बड़ी इच्छा रहती है कि वो जू में जाए। और अहमदाबाद में आप सबने जू विजिट किया होगा, काकरिया के पास। हर एक इंसान जू में गया होता है और जू बहुत काम में आता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उन्होंने सिर्फ बुक्स में ही एनिमल्स देख रखे होते हैं, तो लाइव में वो देख पाते हैं। कोई भी चीज़ को लाइव में देखने में बड़ा मजा आता है, अपना इंटरेस्ट फॉर्म होता है। साइकोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि कुछ पर्सनालिटी ऑडिबल पर्सनालिटी हो जो होती है, जिनको सुनने से ज़्यादा याद रहता है। कुछ होती है जो राइट करने से ज़्यादा याद रख पाती है। किसी को कहते हैं कि ऑडियो विजुअल दोनों तरीके से ज़्यादा अच्छा याद रहता है। और कुछ होते हैं जो काइंड एस्थेटिक होते हैं। ऐसे लोगों को लाइव वो चीज़ देखनी पड़ती है, उनको लाइव देखने के बाद ही उसको समझ आता है, लाइव छूना पड़ता है उस चीज़ को, तब जाके वो चीज़ को समझ पाते हैं। उनको काइनेस्ट्रिक पर्सनालिटी कहते हैं, काइंड एस्थेटिक। अब बच्चों को भी बड़ा मजा आता है, लाइव में देखने का मजा कुछ अलग है। बुक में तो 2D डायमेंशन दिखता है हमें, यहाँ 3D में लाइव दिखती है वो चीज़ मूव करती हुई। और इसके बिहेवियर को भी हम देख सकते हैं, वो एनिमल कैसा बिहेव करता है, वो खाता क्या है, वो कैसे चलता है। तो ये सब देखने में बच्चों को बहुत मजा आता है। कहते हैं कि छोटी एज में बड़ी क्यूरियोसिटी रहते हैं, बच्चे बड़े सवाल पूछते हैं। पहली चीज, सवाल भी बहुत बड़े पूछते हैं और बड़े बड़े इनके सवाल होते हैं। कई बार तो हमें सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे सवाल इन्होंने निकाले कहाँ से। ये है क्यूरियोसिटी। और ये अगर यही क्यूरियोसिटी बच्चे वाली मेंटेन रहे तो कहते हैं कि वो इंसान बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि बच्चे बनिए, उसी में मजा है, उसी में स्कोप है, बच्चे बनने में स्कोप है। क्योंकि बच्चा कैसे बनना है, आपका बिहेवियर बिल्कुल एडल्ट जैसा होना चाहिए, पर कुछ फीचर्स बच्चों जैसे होने चाहिए। जैसे कि उनके पास क्यूरियोसिटी बड़े लेवल की होती है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। और बिलीफ फैक्टर इनका एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है। ये विश्वास बहुत अच्छे से कर लेते हैं और ज़रूरी है कि अपने सपनों पे और खुद पे विश्वास हो। बच्चों को अगर ये बोल दो कि ये जो चाँद तारे हैं उसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो विश्वास नहीं करेंगे। वो आपसे बोलेंगे मुझे ये चाँद चाहिए, मुझे ये मून चाहिए, आप तोड़ के लेके आओ। और उसको 100% फेट है कि इसको तोड़ के लाया जा सकता है। ये भी बता सकता है कि वो जेट प्लेन जो हवा में उड़ रहा है वो एक दिन मेरा होगा। मैं एक दिन हेलीकॉप्टर खरीदूँगा और आप सबको उसमें बिठाऊँगा। ये है फेथ फैक्टर। अगर अच्छा फेथ फैक्टर आपके पास हो तो कहते हैं कि आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाते, तो बच्चे बनिए। और हर एक बच्चा जू तक पहुँचा हुआ होता है और हर एक को इंटरेस्ट होता है जू देखने का। क्यों? क्योंकि हमें हर एक चीज़ को लाइव देखने में बड़ा मज़ा आता है, उसको एक्सपीरियंस करने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ हमें क्या फ़ायदा होगा? हम उस ऑर्गेनिज़म्स को लाइव देख पाएँगे, उनके हैबिटेट्स को समझ पाएँगे, उनकी फूड हैबिट्स को समझ पाएँगे, उनके बिहेवियर को भी समझ पाएँगे। और रिसर्च के लिए भी ज़ू में प्रोग्राम्स होते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं, कुछ स्पीशीज़ से जो खत्म होने आई है, एक्सटिंक्ट होने आई है, उनके बेबीज़ को एक्स्ट्रा केयर यहाँ पर मिल जाती है। तो ये है नेसेसिटी ऑफ जू।
हमारा अगला जो टेक्सोनॉमिकल एड है, टूल है, वो है की। की का मतलब होता है चाबी। हमें पता है कि ताला तभी खुलेगा जब उसमें प्रॉपर की डाली जाए। कुछ वैसा इसका मीनिंग है, इसलिए यहाँ पर वर्ड की रखा है। पर इस की का बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये ताले को खोलेगी। पर हाँ, थोड़ा बहुत ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। यहाँ ताला जो खुलने की बात है वो है स्पीशीज। स्पीशीज का ताला तब खुलेगा जब आप प्रॉपर की उसमें लगाओगे, क्योंकि स्पीशीज का ताला खोलने की जो बात है, उसका जो लॉक ओपन करने की बात है, उसका मतलब है उस स्पीशीज को जानना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना और फिर उसको क्लासिफाइड करना और फिर उसको एक साइंटिफिक नाम देना। स्पीशीज को क्लासिफाइड करने के लिए, स्पीशीज को एक साइंटिफिक नेम देने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये पहले ये समझ आए कि वो है क्या, उसे कहाँ रखे, वो कौन से ग्रुप में सेट हो सकती है, वो कहाँ क्लासिफाइड हो सकती है, उसके फीचर्स क्या है। और की हमें उसी में हेल्प करती है। अगर की प्रॉपर लगेगी तो आपके स्पीशीज का ताला खुल जाएगा और बिल्कुल फिर वो क्लासिफाइड हो जाएगी, उसको एक साइंटिफिक नेम मिल सकता है, आपका रिसर्च कंप्लीट। की बहुत बड़ी बड़ी बुक्स आती है और आपको उसको फॉलो करना रहता है। जब भी आप फॉरेस्ट में जाते हैं तो आपको ये बुक्स या उसके कंटेंट्स आपके साथ होने चाहिए। और जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो आपको इस की को फॉलो करना होगा। जैसे जैसे की को फॉलो करते जाओगे, उसके आंसर्स देखते जाओगे, आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो क्लासिफाइड होता जाएगा। आफ्टर द क्लासिफिकेशन फिर आप साइंटिफिक नेम उसे दे सकते हैं। It is an analytical method of identification of organisms based on similarities and dissimilarities. की होती है, उसके अंदर दो चीजें होती है, डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज। मतलब कह सकते हैं कि ये पेयर है, कपल है, इसके अंदर दो बिल्कुल ही डिसिमिलर पॉइंट्स होते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट्स। कई लोग कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड यूज करते हैं ऑपोज से बेटर। कई लोग कहते हैं कि डे का ऑपोजिट नाइट नहीं है, हैप्पीनेस का ऑपोजिट सोरो नहीं है। ये कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स है। मतलब अगर दिन नहीं है तो रात होगी, अगर सुख नहीं है तो दुख होगा। इसको ऑपोजिंग वर्ड्स नहीं कह सकते, इनको कहते हैं जनरली हम कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स या कैरेक्टर्स। यहाँ कैरेक्टर्स की बात है। कैसे? चलिए की को समझते हैं। यहाँ आपको लिखा है कि आपको जो भी ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट से मिला वो मूव कर रहा था, उसका थोड़ा बाहर का बॉडी स्ट्रक्चर देखते हुए आपको लग गया कि वो डेफिनेटली है तो एनिमल। उसके पास लीव्स वगैरह नहीं है, ना वो यूनिसेल्युलर है, तो उसके कोई बैक्टीरिया या फंगस होने के चांसेस है। तो या तो फिर ये प्लांट हो सकता है या तो फिर ये एनिमल हो सकता है। पर इसके पास कोई प्लांट जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं है, ना लीव्स है, ना स्टेम है, ना जाइलम है, ना फ्लोएम है, तो फिर ये एनिमल होगा। अब आपको क्लासिफाइड करना है कि एनिमल में है क्या। तो फिगर में देखिए, अब आपसे दो कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन पूछेगा कि इसके पास विंग्स है कि विंग्स नहीं है, और आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा और दूसरा रिजेक्ट करना होगा। आपने कहा कि उसके पास विंग्स है, तो आपसे पूछेगा कि उसके पास फीदर्स है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर और दो क्वेश्चंस पूछेगा। आपने जब ये बोला कि उसके पास विंग्स नहीं है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बॉडी फर से कवर्ड है कि नहीं है। आपने बोला कवर्ड है, तो आगे और क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे और कोई ऑर्गेनिजम्स के बारे में वो एज्यूम करेगा। अगर आपने बोला कि विंग्स जो है उसके ऊपर फर्स नहीं है, विंग्स तो है ही नहीं और फर भी नहीं है, तो फिर वो और दो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या वो स्पीशीज एक्वेटिक है, पानी में रहती है, कि वो टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे रहती है। अगर आप बोलोगे कि टेरेस्ट्रियल है तो और दो क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से दो दो क्वेश्चन चलते जाएंगे और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा कि आपकी स्पीशीज को आपको रखना किधर है। तो कि ऐसे काम करती है। की के अंदर हमने देखा दो कॉन्ट्रास्टिंग जो फैक्टर्स है वो दिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दिखते हैं। ईच कपलेट्स हैज टू ऑपोजिट ऑप्शंस, जिसको कॉन्ट्रास्टिंग भी कह सकते हैं। ऑफ दिस ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड द अदर इज रिजेक्टेड। एक को एक्सेप्ट करना है और एक बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाएगा। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। हर एक स्टेटमेंट को हम लीड कहेंगे, कि हमें लीड करेंगी। जैसे आपको पता है कि आपने जो ऑर्गेनिज्म ढूंढ निकाला है वो वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट्स उनको कहते हैं कि जिनकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिनको ब्रेन की पूंछ भी कहते हैं हम, वो कवर्ड होती है वर्टिब्रल कॉलम से, जो प्रोटेक्ट होती है।
तो आपके पास दो क्वेश्चन है, डज इट हैव फर, फर है, अगर है तो वो मेमल्स हो सकते हैं, मतलब आपका क्लासिफिकेशन पूरा हो गया, उसको मेमल्स क्लास में डाल दो, आगे का क्लासिफिकेशन एक नई की से करेंगे फिर। अगर फर नहीं है तो ये वापस दो क्वेश्चन पूछेगा, डज इट हैव फेदर्स, आप एक एक्सेप्ट करोगे, या तो यस करोगे या तो नो करोगे, दोनों तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते, या तो होगे या तो नहीं होगे। आपने कहा यस, तो ये आपको बोलेगा कि हो सकता है कि आपका एनिमल बर्ड क्लास से है, वो बर्ड हो सकता है। आपने बोला नो, इसके पास फेदर्स नहीं है, तो आपसे वापस दो क्वेश्चन पूछेगा, डज इट हैव ड्राई स्किन, क्या इसके पास ड्राई स्किन है। आपके पास वापस दो ऑप्शन है, यस और नो, आप इसमें से एक एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। आपने देखा एनिमल को और आपको पता चला कि आपने जो एनिमल ढूंढ निकाला है उसके पास तो ड्राई स्किन है, आपने यस आंसर दिया, तो हो सकता है कि आपका एनिमल रेप्टाइल हो। अगर आप नो आंसर देते हैं तो वापस आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, डज इट हैव स्केल्स, आपने या तो यस और नो सिलेक्ट करना है। आप अगर यस सिलेक्ट कर सकते हैं और आपने देखा कि उसके पास स्केल्स है, तो आपको बोलेगा ये फिश हो सकता है आपका एनिमल। पर जब आपने बोला नो, तो ये आपसे बोलेगा कि आपका एनिमल एम्फीबियन क्लास में आता है। तो मेमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, फिश और एम्फीबियन ये होते हैं क्लास। वर्टिब्रेट से वो इन क्लास में डिवाइड होता है, हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। बस आपको मिल गया कि आपको अब इसको कहाँ रखना है, मेमल्स में रखना है, बर्ड्स में रखना है, इसको रेप्टाइल में रखना है, फिश में रखना है कि एम्फीबियंस में रखना है। तो आपके आंसर्स आपके पास है। अब फिर आगे का क्लासिफिकेशन करने के लिए अलग से एक पूरी की बुक होगी, मेमल्स की पूरी एक की बुक, पूरी एक बर्ड की बुक। इस तरीके से हर एक स्टेटमेंट को हम लीड कहेंगे। यहाँ ये जो स्टेटमेंट है, डज इट हैव फर, यस और नो, तो ये जो स्टेटमेंट है वो लीड है की। तो अब मेरे हिसाब से आप सबको समझ आ गया होगा कि की कैसे काम आती है और की से हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर सकते हैं। और अब बहुत छोटे छोटे टेक्सोनॉमिकल एड से टूल है, हमारी बुक में इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, पर ये एमसीक्यू और 1 मार्कर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टेक्सोनॉमिकल एड है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, इट इज द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज ऑफ अ गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, जैसे कि डेजर्ट एरिया है तो एक पर्टिकुलर डेजर्ट एरिया के अंदर टोटल कितने किस्म के प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं, उसको हम फ्लोरा कहेंगे। एक ऐसा ही छोटा और एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो हमारी बुक में बहुत छोटा है, पर ये बहुत छोटा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। हमारी बुक में इसके बारे में कंटेंट कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत छोटा टेक्सोनॉमिकल एड, क्योंकि इसकी डिटेल हमारी बुक ने बहुत ज़्यादा नहीं दी है। मैन्युअल्स, मैन्युअल्स आर द record that contains information for identification of names of species found in an area। एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी स्पीशीज पाई जाती है, ये इन्होंने पहले से रिकॉर्ड कर ली होती है कि इस एरिया में कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती है। टेक्सोनॉमिस्ट इनको डेटा देते हैं और ये लोग रिकॉर्ड करते जाते हैं, और वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन होती है कि आप उस स्पीशीज को उस जगह पे जाएंगे तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप उस स्पीशीज को देखना चाहते हैं जो उस पर्टिकुलर प्लेस पे, रीजन पे या लोकेलिटी पे पाई जाती है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके फीचर्स कैसे होंगे। जैसे हम कहते हैं ना, बड़ी नाक वाला होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, उसकी आंखें बड़ी होगी या आंखें काली होगी, स्किन ऐसी होगी, तो इंसान को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। इस कलर का शर्ट पहना हुआ है, इस कलर के शूज पहले हुए हैं, वैसा यहाँ कुछ है। उस स्पीशीज के बारे में डेटा होगा, उसके फीचर्स लिखे होंगे, जिससे उस एरिया में उस स्पीशीज को ढूंढना या तो आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और अब है मोनोग्राफ। These are the records that contain information on any one taxon। ये जो बुक होती है उसके अंदर किसी एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन होती है। टैक्सॉन का मतलब होता है टैक्सोनॉमी की एक कैटेगरी यूनिट।
यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसको हम टैक्सॉन कहते हैं। जैसे मैमल्स की पूरी बुक हो, जैसे पूरी एक बुक रेप्टाइल्स के बारे में हो, पूरी एक बुक बर्ड्स के बारे में हो, पूरी एक बुक में कह सकते हैं एम्फीबियंस के बारे में हो, पूरी एक बुक जिसमें फिशेस के बारे में हमें समझाया है, एक पूरी बुक जिसमें इंसेक्ट के बारे में समझाया है। कोई एक टैक्सॉन लेंगे, हम रेप्टाइल लेंगे या तो इंसेक्ट लेंगे, या हम ह्यूमन भी ले सकते हैं, वो भी टैक्सॉन है, मैमल्स ले सकते हैं, एम्फीबियंस ले सकते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में डेटा होगा मोनोग्राफ्स के अंदर। और हमारा लास्ट टेक्सोनॉमिकल एड है कैटलॉग्स। इट इज एन अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीशीज। कैटलॉग के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, बस स्पीशीज के नाम की एक लिस्ट होती है, और हर एक साल ये लॉन्च होती है। देखिए मैंने इसके बारे में समझा, इसके फोटोज़ अवेलेबल नहीं थे अपनी बुक में, तो मैंने गूगल से यहाँ डाल रखे 2018, 2019, 2016। और इस कैटलॉग के अंदर होता क्या है, इस कैटलॉग के अंदर इस पर्टिकुलर ईयर पे कौन सी नई स्पीशीज हमने खोज निकाली, कौन सी नई स्पीशीज हमारे डेटा में ऐड हुई है, किसने उसको खोज निकाली, वो कहाँ पाई जाती हैं, ये सब डेटा इसमें मिलेगा। स्पेशली बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होगा, स्पीशीज के नाम का लिस्ट इसमें मिलेगा कि भाई 2016 है तो उसके अंदर टोटल कितनी स्पीशीज पाई गई, उसके सारे नाम्स लिख के आपको ये कैटलॉग मिलेगा। और वो आप मार्केट से आप बाई भी कर सकते हो, उसको परचेज भी कर सकते हैं। तो ये है कैटलॉग्स। और इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड हम खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। और ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म हुआ। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि टैक्सोनॉमी के क्या स्कोप है, नए नए ऑर्गेनिजम्स को ढूंढ निकालना, उनको क्लासिफाइड करना, उनको साइंटिफिक नेम देना। कितनी अमेजिंग ये जर्नी रही। मेरे हिसाब से आप सबको मज़ा आया होगा, आप सबने एंजॉय किया होगा ये चैप्टर। और कुछ चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई बार थोड़ा एंगल बदलना पड़ता है सोचने का। अगर आप सोचने का एंगल बदल दे और फिर आप लर्न करने बैठे, तो मज़ा ही कुछ और होता है। इस चैप्टर को लर्न करते वक्त सोचिए कि आप ही टैक्सोनॉमिस्ट है और अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर एज अ टैक्सोनॉमिस्ट जा रहे हैं और कोई एक नई स्पीशीज को ढूंढ रहे हैं। जैसे एनाकोंडा मूवी के अंदर कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप ढूंढ रहा था। कितनी मज़ेदार फिर हो जाएगी ये जर्नी, और आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये चैप्टर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। एंड ऑफ समवन स्टोरी इज़ द बिगिनिंग ऑफ अदर्स। किसी की स्टोरी का अंत किसी और की स्टोरी की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर मैंने मेरा जो टीचिंग का और कोचिंग का काम था वो चैप्टर 1 को लेके फिनिश किया। अब शुरुआत होगी आपके लर्निंग की। हम हमारी बायोलॉजी की अमेजिंग जर्नी को आगे बढ़ाएंगे एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 से। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 2 से हम हमारी शुरुआत करेंगे। तब तक आपके हाथ में है, आपको अपनी जर्नी लिखनी है, लर्निंग करना है। बेटर बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर आपको अपने एक पोजीशन बनानी है और इस वर्ल्ड को बहुत आगे तक ले जाना है, क्योंकि आप ही तो है फ्यूचर इस वर्ल्ड का और हमारी कंट्री का। तब तक चलिए मज़े करिए, लर्न करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ।